ईश्वर को हाथ जोड़े, प्रार्थना करे कि फ्री निकलवा देना, कैसे भी करके कुछ भी हो जाए फ्री निकल जाए, मैं एहसान मानूंगा, फिर आगे कुछ होना हो और बात है, कम से कम मेरे सीखने का अनुभव मिल जाएगा। पहली बार जब मैं निकला, मेरे पिता का आशीर्वाद ठीक से नहीं लिया होगा, इसलिए पिता ने मुझे वापस बुलाया। नौकरी लगते ही घर वाले एंगेजमेंट भी करा देते हैं, तो एक चीज इसलिए भी नौकरी जरूरी है भाई। वहां जब मैं मेरी माँ के लिए तोहफा खरीद रहा था, मेरी वाइफ का फोन आया, बोलती है आपका मेंस का रिजल्ट आउट हो चुका है, किसी ने गाइड किया था यहाँ कमरा लेना, आरपीएससी के बाद सुबह से शाम कुर्सी लगा के बैठ जाना, जो भी लड़के इंटरव्यू देके बाहर निकले ना उनसे प्रश्न पूछना और नोट करना कि क्या पूछा क्या पूछा क्या पूछा। अब रिजल्ट देखा तो पता चला कि फाइनल एग्जाम भी जिस दिन ये चिंगारी उस बारूद से मिलेगी और अग्नि जलेगी तुम्हारे अंदर, उस दिन तुम सफल हो पाओ। और तुम्हारे लिए इतनी तालियां बजाएं कि उन तालियों के मधुर शोर में, मधुर ध्वनि में आपके माता पिता की मुस्कान नृत्य कर सकें। आप ऐसे पथिक बने जो आगे जाकर लोगों के लिए पथ प्रदर्शन का काम कर सके। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए आप जितनी ऊर्जा अपने अंदर लिए हुए हैं, ये पूरी संभावना है कि जो लोग यहाँ बैठे हैं आज स्टूडेंट्स के रूप में, 12th क्लास पास किए हैं, 10th क्लास पास किए हैं, या कुछ लोग हो सकता है कॉलेज एजुकेशन में हो, सारे के सारे लोग प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं। तो एक बार खुद के लिए जोरदार तालियां बजाइए, ताकि हम सबको भी ये एहसास हो कि हम उन भावी चेहरों को देख रहे हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा है, जो आगे बढ़ने की कल्पना रखते हैं, उन पंखों से उड़ान भरना जानते हैं, जो कभी असफल नहीं होगी, कभी विफल नहीं होगी। मैं शुरुआत करता हूँ मेरी खुद की पढ़ाई की यात्रा से, फिर हम कुछ बात और करेंगे। सबसे पहले मैंने स्कूल एजुकेशन जो लिया वो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर लिया। 2005 में 12th पास आउट किया। उसके बाद लगा कि कोई तैयारी की जाए जिससे ठीक ठाक तरीके की जॉब के अंदर एंटर हो सके। पीएमटी की प्रिपरेशन के लिए मैं गया। पीएमटी की प्रिपरेशन के लिए जब मैं गया, प्री मेडिकल टेस्ट बोलते हैं जिसको, तो वहाँ तैयारी करने के दौरान ये एहसास हुआ कि मेरे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो थोड़े से कमजोर हैं, वीक हैं, मुझे उन पर थोड़ा और काम करने की जरूरत है। जब तक मैं उन कॉन्सेप्ट्स को तैयार कर पाता, पीएमटी का एग्जाम आ चुका था और वो एग्जाम में बहुत अच्छे से क्वालिफाई नहीं कर पाए, कुछ 1-2 मार्क्स मेरे कम रह गए। मुझे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल रहा था, लेकिन मैंने उस ऑप्शन को ऑप्ट नहीं किया क्योंकि उतने पैसे पेरेंट्स के पास थे नहीं कि वो मुझे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते। दूसरा ये कि उतनी अवेयरनेस नहीं थी कि कैसे काउंसलिंग को अटेम्प्ट किया जाए, किस तरीके से क्या चीज़ें की जाए। उसके बाद मैंने फार्मेसी करने का निर्णय लिया क्योंकि काफ़ी जगह से ये पता चला कि जब आप बैचलर ऑफ फार्मेसी करते हैं, 4 साल का डिग्री कोर्स करते हैं, तो ठीक ठाक पैकेज प्राइवेट कंपनीज आपको प्रोवाइड कर देती है। मैंने प्री फार्मेसी टेस्ट दिया, उसको पास किया और फार्मेसी करीब 2007 से लगा के 2011 में पास आउट हुआ। जब तक मैं 11 में पास आउट हुआ, मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हो न हो मुझे प्रशासनिक भर्ती की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन बेसिक्स ही नहीं पता थे, कुछ पता ही नहीं था। ग्रेजुएशन के 4 साल जो है वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हुए व्यतीत हो गए थे। तो अब क्या किया जाए? तो फिर निर्णय लिया कि चलो पोस्ट ग्रेजुएशन इन फार्मेसी करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तो उससे और ठीक पैकेज प्राइवेट कंपनीज में मिल जाएगा। बड़ी दूर जाना होगा, हैदराबाद जाना होगा, बेंगलोर जाना होगा, लेकिन ठीक ठाक पैकेज मिल जाएगा, अच्छे से सर्वाइवल हो पाएगा। उस तैयारी के दौरान अखबार में एक विज्ञप्ति देखी मैंने। जब मैं सो रहा था तो मेरे फादर ने मुझे जगाया कि उठ बेटा, देखिए कोई विज्ञप्ति है, ये फार्मेसी से रिलेटेड है, कोई मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की बात लिखी है इसमें। मैं उठा, मैंने देखा, मैंने पहले तो सोचा कोई संविदा भर्ती होगी सामान्य सी, फिर जब देखा उसको गौर से तो पता चला कि ये तो सरकारी भर्ती है, गवर्नमेंट एग्जाम। फिर मैंने बड़े बुजुर्गों की सलाह करी तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अगर गवर्नमेंट जॉब ऑप्ट कर पाते हो तो इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। अभी तुमने ग्रेजुएशन पास किया है, कब तुम पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे और फिर उसके बाद तुम प्राइवेट कंपनी में जॉब करोगे, इनिशियली पैकेज भी काफी अच्छा नहीं होता है। तो फिर मैंने
ऑप्ट किया इस अपॉर्चुनिटी को कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता हूँ। मैंने प्री फार्मेसी टेस्ट की तरह ही वापस से एक बार लग के इसमें तैयारी करी। फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा बहुत लंबे अंतराल के बाद आई थी। 1982-84 में कभी फार्मासिस्ट भर्ती आई थी और 2012 में फार्मासिस्ट भर्ती वापस आई थी। इतना लंबा अंतराल तो आजकल किसी भी भर्ती में होता नहीं है। बहुत कम अंतराल में लगातार भर्तियां आती जाती हैं। मैंने उसकी तैयारी करी, सौभाग्य से मेरा प्रथम प्रयास में उसके अंदर सिलेक्शन हो गया। फिर 2012 से 17 मैंने फार्मासिस्ट की जॉब करी। उस जॉब के दौरान मुझे हर क्षण ये एहसास होता था कि मुझे प्रयास करना चाहिए प्रशासनिक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने का, लेकिन क्योंकि नौकरी में दिन कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। फिर मॉर्निंग इवनिंग नाइट शिफ्ट हुआ करती थी, 8 से 2, फिर 7 दिन बाद 2 से 8, फिर 7 दिन बाद रात की 8 से सुबह की 8। तो ऐसी स्थिति में समय निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो अब क्या किया जाए, लेकिन संकल्प था, ईश्वर को हाथ जोड़े, प्रार्थना करें कि भगवान प्री निकलवा देना, कैसे भी करके कुछ भी हो जाए, प्री निकल जाए, मैं एहसान मानूंगा, फिर आगे कुछ होना हो और बात है, कम से कम मेरी सीखने का अनुभव मिल जाएगा। 31 अक्टूबर को मेरा प्रीलिम्स हुआ, प्री पास। जब प्रीलिम्स पास हुआ तो थोड़ी नींद उड़ी कि आगे एक और पड़ाव है। कौन सा पड़ाव है? आरएएस मेंस और देनी है। अब आरएएस मेंस जब देने लगा, उसकी तैयारी स्टार्ट करी, तो उसमें लेखन शैली का बड़ा महत्व होता है। लिखने का निरंतर अभ्यास आपको मुख्य परीक्षा पास कराता है। तो सब्जेक्ट पे कमांड तो थोड़ी बहुत प्रीलिम्स के दौरान हो गई थी। 25, 26, 27 और 28 फरवरी को मेंस परीक्षा की तिथि आ गई। सीजन के साथ बड़ी चिंता के साथ ईश्वर को हाथ जोड़े, प्रार्थना करें कि भगवान मेंस पास करा देना, बस मेंस पास हो जाए, एक बार इंटरव्यू देने मिल जाए, फिर आगे भले पूरा असफल कर देना, कोई दिक्कत नहीं। 9 से 12 अप्रैल को मुख्य परीक्षा दी। मुख्य परीक्षा देने के लिए जब 9 मेरा सेंटर उदयपुर आया, पिता के प्रति जिम्मेदारी को चुनते हुए मैं वापस मेरे घर पहुंचा। एक दिन उनको अच्छे से अटेंड किया, चीजों को मैनेज किया। 7 अप्रैल को वापस उदयपुर अपने सेंटर के पास। चिंता और थोड़ी बढ़ गई क्योंकि परीक्षा की तैयारी थोड़ी बहुत प्रभावित हो गई थी, लेकिन एक संतोष था। संतोष ये था कि शायद मैंने पहली बार जब मैं निकला, मेरे पिता का आशीर्वाद ठीक से नहीं लिया होगा, इसलिए पिता ने मुझे वापस बुलाया। और उसके लिए क्या किया? उन्होंने जोर दिया। तो उस पिता के पूरे आशीर्वाद के साथ जब मैं वापस लौटा था, तो मुझे ये संतोष था कि जरूर मैं परीक्षा पास करूंगा। शायद इसलिए ईश्वर ने मुझे ये संकेत दिया कि तुझे बेटा एक बार वापस घर जाना पड़ेगा। मैं जब घर से वापस लौटा, मैंने फिर से पुरजोर तरीके से पढ़ना चालू किया। 9 से 12 अप्रैल मेरे मेंस की परीक्षाएं लिखी। जब वो परीक्षाएं लिखी तो मैं ये संतुष्ट नहीं था कि मैं पास हो जाऊंगा। हाँ, मुझे ये था कि मेरी लेखनी ठीक है, मैं ठीक से लिख लेता हूँ, मेरी लेखन शैली ठीक है, तो कुछ अच्छे मार्क्स तो आ ही जाएंगे। अब देखिए, आप पिता और माँ के आशीर्वाद के महत्व को समझना। 9 से 12 अप्रैल 2016 में मेंस लिख के घर लौटा हूँ। मेंस लिख के घर लौटने के बाद आरपीएससी ने कुछ दिन बाद ये अनाउंस किया कि हम बहुत जल्दी मेंस का रिजल्ट आउट कर लेने वाले हैं। दिनांक 15 जून 2016, ये दिन मेरी मम्मी का बर्थडे था। मैंने सोचा कि मेरी आय इतनी ज्यादा तो है नहीं, कुछ एक मैं फार्मासिस्ट के माध्यम से जो अर्न कर रहा था, उस अर्निंग से मैं मेरी माँ को कुछ तोहफा दिला लाता हूँ। मैं उनको तोहफा दिलाने ले गया। हम उनके लिए कुछ खरीद रहे थे और वहां पे फोन आता है। अब वो फोन किसका है ये भी सुनो। क्योंकि सरकारी नौकरी लग गई थी, तो नौकरी लगते ही घर वाले क्या करते हैं? नौकरी लगते ही घर वाले एंगेजमेंट करा देते हैं। तो ये चीज इसलिए भी नौकरी जरूरी है भाई। वहां जब मैं मेरी माँ के लिए तोहफा खरीद रहा था, मेरी वाइफ का फोन आया। बोलती है आपका मेंस का रिजल्ट आउट हो चुका है, लेकिन उनको रोल नंबर नहीं पता था। वो रोल नंबर आज भी मुझे याद है, 942335। सोचो कितनी शिद्दत से तैयारी करी होगी कि आज भी वो रोल नंबर मुझे याद है। मैंने उनसे कहा कि रिजल्ट तुम देखोगी क्या? बोले हाँ, रिजल्ट मैं देखूंगी। मैंने उनको मेरा रोल नंबर बताया।
उन्होंने रिजल्ट देखा और मुझे फोन पे अगले ही क्षण फोन आया कि आपका मेंस पास हो गया। मुझे बड़ी शंका हुई कि संभव है मेरे साथ कोई मजाक किया जा रहा हो ताकि मेरा मूड ठीक रहे, क्योंकि मैं मेरी माँ को तोहफा दिलाने ले गया। अगर मूड खराब हो गया तो तोहफा क्या हो सकता था, 19-20 हो सकता था। तो एक शंका हुई, लेकिन वो बात सही थी कि मेरा मेंस पास हो गया। बड़ी खुशी हुई, बड़ी संतुष्टि हुई। एक बार पिता का आशीर्वाद लेने गया, एक बार माँ का आशीर्वाद ले रहा था, उधर से फियांसे का फोन आया है। घर वाले सभी मेरे साथ थे जब मैं इस यात्रा में था। मैंने मेंस पास कर लिया। मेंस पास करके जब घर लौटा, खुद तसल्ली से रोल नंबर देखा, कंफर्म हो गया कि हाँ मेंस पास हो गया। अब अगला पड़ाव और था, कौन सा? आरएएस का इंटरव्यू। इंटरव्यू से पहले फिर किसके पास जाना पड़ेगा? अर्जी तो लगानी पड़ेगी, नहीं कि भगवान अंतिम पड़ाव तक ले आए हो, प्रभु अब तिनके पर सहारा दे देना ताकि नैया क्या लग जाए, पार लग जाए। फिर ईश्वर का आशीर्वाद लिया। इंटरव्यू की डेट आ चुकी थी। अभी तक एक बात तो मेरे जीवन में शामिल जो है, लेकिन अभी स्टोरी में शामिल नहीं हुआ है, वो है मेरी सिस्टर। मेरे इंटरव्यू आने वाले थे 28 अक्टूबर 2016। ये मेरे इंटरव्यू की दिनांक थी। उसे ठीक 1-1.5 महीने पहले जब मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था, मेरी सिस्टर की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो गई। मुझे उनके साथ अहमदाबाद रहना पड़ा तकरीबन 10-15 दिन। नवरात्रि के दिन थे। नवरात्रि के एकम से लगा के नवरात्रि की 9वीं तक मैं किसके साथ था? मेरी सिस्टर के साथ। अहमदाबाद में उनको सीवियर इशू हो गए थे। सारी चीजें मैनेज करी तो किसका आशीर्वाद और मिल गया? बहन का आशीर्वाद और मिल गया। तो याद रखना दोस्तों, माँ बाप और बहन का आशीर्वाद जिन लोगों के साथ होता है वो जीवन में कभी असफल नहीं होता। वहां भी एक बार फिर संतोष था कि इंटरव्यू की तैयारी थोड़ी 19-20 हुई है, लेकिन इस बार एक ऐसा काम करके आया हूं जिसकी वजह से मुझे कभी असफलता प्राप्त नहीं हो सकती। और इन सारी चीजों ने मेरे अंदर जो दृढ़ आत्मविश्वास का निर्माण किया, मुझे लगा कि हाँ अब मैं जीत कर लौटूंगा। 28 अक्टूबर 2016 आरपीएससी का बुलावा आया था। प्रेम पत्र अपलोड हो चुका था। अरे प्रेम पत्र का मतलब क्या? एडमिट कार्ड, ठीक है। उसके अंदर डेट लिखी हुई। हम पहुंचे 2 दिन पहले, जैसे कि पहुंचने की आदत थी, इस बार 2 दिन पहले पहुंच गए इंटरव्यू। होटल का कमरा लिया नहीं। एक यूथ हॉस्टल था जो आरपीएससी के ठीक सामने था। सोचा था यहाँ कमरा लूंगा। किसी ने गाइड किया था यहाँ कमरा लेना, आरपीएससी के बाहर सुबह से शाम कुर्सी लगा के बैठ जाना। जो भी लड़के इंटरव्यू देके बाहर निकलेंगे उनसे प्रश्न पूछना और नोट करना कि क्या पूछा, क्या पूछा, क्या पूछा। क्योंकि इंटरव्यू किसकी परीक्षा है? इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी की परीक्षा है, आपके व्यक्तित्व का परीक्षण, आपके नॉलेज का परीक्षण तो प्री और मेंस में हो चुका। आप कैसे अपने नॉलेज को अप्लाई करते हैं वो सब कहाँ जांचा जाता है? इंटरव्यू में जांचा जाता है। तो 2 दिन यही काम रहता था। आरपीएससी के बाहर बैठे क्वेश्चन नोट कर रहे, क्वेश्चन नोट कर रहे। उसका आपके घर पे रात भर अभ्यास किया। फिर जिस दिन इंटरव्यू था सुबह सवेरे तैयार होकर पहुंच गए। जब इंटरव्यू हुआ, साक्षात्कार हुआ, तो इतना शानदार एक्सपीरियंस रहा, लगा कि हाँ जीवन में जितना भी कुछ अब तक किया है वो इन 45 मिनट में इन्होंने खंगाल लिया। इतना तो मैं जब मेरी सगाई के लिए गया था तो मेरे सामने के जो पक्ष वाले उन्होंने भी कभी नहीं पूछा और सगाई कर दी थी। इतना इंटरव्यू वालों इंटरव्यू देके आ गए थे, घर पे लौट गए थे। लगा था कि हाँ कुछ तो ठीक हो जाएगा, इंटरव्यू में ठीक ठाक मार्क्स मिल जाएंगे। अब रिजल्ट आता है 7 दिसंबर 2016। अब आप सोचिए कि एक अभ्यर्थी का जीवन कैसा होता है कि उसके जीवन का सारा व्यक्तिगत भाग अलग होता है और उसका एक अभ्यर्थी होना अलग अनुभव होता है। 7 दिसंबर 2016, 8 दिसंबर मेरे विवाह की दिनांक थी, 7 दिसंबर को मेरी संगीत संध्या चली और भाई वहां किसी ने आके मुझे बता दिया कि आरपीएससी मेंस की बात वाला रिजल्ट भी आउट हो गया। आरपीएससी का एक नियम है कि
जब मेंस एग्जाम हो जाता है उसके बाद जब इंटरव्यू होता है तो अंतिम दिनांक जो होती है इंटरव्यू की, उस अंतिम दिनांक के दिन रात को रिजल्ट आता है। IAS का पैटर्न वर्षों से चला, तो उस दिन अंतिम दिन था और उस दिन रिजल्ट आउट हो गया। अब मेरी हालत ये कि मन कर रहा है मोबाइल में रिजल्ट देखूं और वो फोटोग्राफर छोड़ ही नहीं रहा है। समझ नहीं आ रहा था कि एक्सप्रेशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए, लेकिन कैसे कैसे खुद को संभाल के रखा रात की 11 बजे तक। जैसे ही कक्ष में पहुंचे फटाफट से रिजल्ट देखा। अब रिजल्ट देखा तो पता चला कि फाइनल एग्जाम भी उसके बाद थोड़े समय और पुरानी नौकरी को जिया, फिर IAS के थ्रू रिक्रूटमेंट का नोटिस आ गया था, वहां से सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट एलोकेट था और जाके ज्वाइनिंग की। 4 सितंबर 2017 को ये नई यात्रा प्रारंभ की, जिस यात्रा को आज तक जी रहे हैं बड़े आनंद के साथ। तो इस पूरी यात्रा में कुछ छोटी मोटी चीजें जो समझ में आती है वो क्या है, जहां जहां से मैंने सीखा वो मैं आपको आज देकर जाना चाहता हूं। जब मैं परीक्षा की तैयारी करने लगा तो मुझे एक संदेह था कि क्या मैं परीक्षा पास कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। एक व्यक्ति जब रीट की तैयारी करता है, कांस्टेबल की तैयारी करता है, तब भी उसके मन में यह संदेह विद्यमान होता है कि मैं परीक्षा पास कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इवन 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम में भी बच्चों को बड़ी चिंता होती है कि मेरे प्रतिशत ठीक बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। जब ये दुविधा मेरे मन में चल रही थी तो किसी मेरे गुरु ने मुझे एक कहानी सुनाई, एक छोटी सी कहानी। एक गुरुकुल में एक विद्यार्थी पढ़ने गया था। जब विद्यार्थी पढ़ने गया तो उस जमाने की बात है जब गुरु क्या हाथ देखा करते थे, उनको पता चल जाता था कि ये विद्या अर्जन कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। तो उन्होंने उस बच्चे का हाथ देखा और उसको बोल दिया कि भैया तेरे हाथ में विद्या की रेखा है नहीं, तू विद्या अर्जन नहीं कर सकता, तू कर जा। उसने बड़े हाथ जोड़े, उसने बड़ी प्रार्थनाएं करी कि गुरुदेव मुझे पढ़ा दो, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं कुछ तो सीख लूंगा, कम से कम आपकी छाया में रहूंगा तो अच्छे संस्कार तो सीख लूंगा। गुरुदेव ने उससे कहा कि ये विद्या का मंदिर है, हम आपको नहीं सिखा पाएंगे, आप नहीं सीख सकते बेटा, घर जाइए दूसरा कुछ काम करो। एक उस विद्यार्थी ने वहां पड़ी एक चाकू उठाई और अपने हाथ पर घोंट दी और कहा गुरुदेव अब ये रेखा जो है बड़ी अंदर तक है, ठीक होने के बाद भी स्थायी बनी रहेगी, यही विद्या की रेखा होती है, मैंने बता दी। उस विद्या की रेखा किसने खींच दी? स्टूडेंट ने खुद खींच दी, उस बच्चे ने खुद खींच दी। फिर उसने पूछा गुरुदेव से कि हे गुरुदेव क्या अब मैं शिक्षा अर्जन कर सकता हूं? गुरु ने उससे कहा बेटा तुझे शिक्षा अर्जन करने से मैं तो क्या ईश्वर भी नहीं हो सकता। ये दृढ़ निश्चय अगर होगा, ये संकल्प अगर होगा और उसके साथ प्रार्थनाएं और दुआएं होंगी तो आपको पास होने से, सिलेक्शन से कोई नहीं हो सकता। और जो ये आप सब लोग, ये इतनी भीड़ जो आज यहाँ पे बैठी है, ये 1 घंटे का, आधे घंटे का कालांश जो भी हुआ जिसमें पुरस्कार वितरण करने के लिए लोगों को आगे बुलाया गया। कुछ लोग पीछे तालियां बजा रहे थे, कुछ लोग यहाँ तालियां देख रहे थे खुद के लिए बजते हुए। मैं चाहता हूं कि ये सारे बच्चे जो हैं इनके लिए कल तालियां। जिस दिन संस्थाओं से ये उपकरणों की संख्या कम पड़ जाएगी, ये जो प्राइज दिए जा रहे हैं उनकी संख्या कम पड़ जाएगी, लेकिन बच्चों की कतार खत्म नहीं होगी, मुझे लगेगा कि उस दिन मेरा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। और जब ऐसी यात्रा आप अपने लिए सृजित करेंगे तो आज जहां मैं खड़ा हूं कल आप वहां खुद खड़े हो और अपने लिए कुछ तो हमको स्वयं अपने अंदर एक अग्नि प्रज्वलित करनी होगी। आज ये लेके जा रहे हो वो अग्नि नहीं है, आज ये जो लेके जा रहे हो वो चिंगारी है। बारूद किसके अंदर है? तुम्हारे अंदर। जिस दिन ये चिंगारी उस बारूद से मिलेगी और अग्नि जलेगी तुम्हारे अंदर, उस दिन तुम सफल हो पाओगे। जितने पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हैं उनका सिर आज गर्व से ऊंचा है कि मेरी बच्ची ने 97% बनाए, मेरी बच्ची ने 95% बनाए।
इनका सर उस दिन गर्व से कितना ऊंचा होगा जिस दिन लगेगा कि मेरा बच्चा आईएएस बन गया, मेरा बच्चा डिप्टी बन गया, मेरा बच्चा गणपति जैसा आईएएस बन गया। सोचो उनके मन की भावनाएं क्या होंगी, उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। उन भावनाओं को अगर जीतना चाहते हो, तुम्हारे माता पिता ने जो तुम्हें जन्म दिया उस जन्म को साकार करना चाहते हो, सफल करना चाहते हो, तो राह में आने वाली अड़चनों से घबराए बिना उस अड़चन के उस पार जाने का प्रयास करो। जो अपने अंदर वो जिज्ञासा लेकर चलता है कि मैं इन अड़चनों को पार कर लूंगा, ये अड़चनें मुझे नहीं रोक सकती, मेरे राह की बाधा नहीं बन सकती, वो ही लड़का उस पार जाता है। और जो करके उस पार जाता है उसी को विजयी कहा जाता है। यात्रा में यात्रा करने वालों की प्रशंसा नहीं होती, यात्रा कितने अच्छे से करी प्रशंसा नहीं होती। उस यात्रा के बाद जो विजय होती है, यात्रा करके जब व्यक्ति घर को लौटता है तब फूल मालाएं पहनाई जाती, तब स्वागत किया जाता। तो अपने लिए एक ऐसी यात्रा लिखने का प्रयास करो कि जिसकी इबारत आप पढ़ो, ये संस्थान पढ़े, हम पढ़े, और तुम्हारे लिए इतनी तालियां बजाएं कि उन तालियों के मधुर शोर में, मधुर ध्वनि में आपके माता पिता की मुस्कानें नृत्य कर सकें। एक राजा था, उस राजा ने जानबूझ के अपने रास्ते में एक विशाल शिला रखवा ली। लोगों की आवाजाही का स्थान था, राजा ने विशाल शिला रखवा रखी थी। लोग उसको क्रॉस करके जाने में बड़ी दुविधा महसूस कर रहे थे, लेकिन कोई भी इतना परिश्रम नहीं कर रहा था कि उस शिला को हटाए, रास्ता ठीक करे ताकि बाकी लोग भी जा सकें। लगातार लोग उसकी साइड से निकल जाते हैं, आसपास से निकल जाते हैं, किसी को ज्यादा दुविधा होती तो रास्ता बदल लेते, थोड़े लंबे रास्ते से चले जाते हैं, लेकिन शिला हटाने का प्रयत्न किसी ने नहीं किया। शिला 10 की 10 बनी रही। फिर एक किसान वहां से गुजर रहा था। उस किसान ने सोचा कि इस समस्या से किसी तरह निजात पाई जाए तो बेहतर। बड़ा पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ करके उस किसान ने उस शिला को एक ओर कर दिया। जब शिला को एक ओर किया तो पता चला उस शिला के नीचे बहुत बड़ा धन का खजाना राजा ने छुपा रखा था। वो खजाना किसका हो गया? उस किसान का हो गया। यानी कि अगर आपने पुरुषार्थ किया है, अगर आपने प्रयास किया है, राह की बाधाओं को दूर किया है, तो ईश्वर रूपी राजा ने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा खजाना नीचे छोड़ रखा। उस खजाने को अर्जित करना किसके हाथ में? तुम्हारे हाथ। तो मैं ये मानता हूं कि आज की इस बात के बाद यहां से जो भी बच्चे अपने घर लौटेंगे, एक नए पुरुषार्थ को अपने अंदर जन्म देंगे, एक नए प्रयास को अपने अंदर जन्म देंगे, एक नई ऊर्जा को अपने अंदर जन्म देंगे। वो ऐसी ऊर्जा होगी, वो ऐसा आत्मविश्वास होगा जो परीक्षा में अंतिम चयन तक कभी नीचे नहीं आए। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, आप ऐसे पथिक बने जो आगे जाकर लोगों के लिए पथ प्रदर्शन का काम कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।